नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम वो शुरू हुआ इसलिए कि देश के जो पिछड़े इलाके हैं, ख़ास तौर से सबसे पिछड़े ज़िले, जो विकास की दौड़ में लगातार पिछड़ते जाते हैं, जिन ज़िलों में, जिन शहरों में विकास होता है वहाँ और योजनाएं आती हैं और विकास होता है। तो ये जो अंत्योदय की अवधारणा है, जो डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद है, जिसमें अंत्योदय की बात कही गई है, जिसकी बात गांधी जी ने कही कि समाज के सबसे निचली पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर अगर मुस्कान आए, उसके चेहरे पर अगर संतोष झलके, तो समझिए आपका विकास सही दिशा में जा रहा है। तो देश का विकास जब होगा जब जो सबसे नीचे के स्तर पर है उसका विकास होगा, उसके जीवन में बदलाव आएगा। तो मकसद इसका ये था। तो इसके लिए चिन्हित किए गए 718 ज़िले हैं देश में कुल। उनमें से चिन्हित ये किया गया कि सबसे पिछड़े हुए ज़िले कौन से हैं। तो उसमें 112 ज़िलों का चयन हुआ। कई जगह है 115 की भी संख्या है, लेकिन अभी 112 की रैंकिंग आ रही है, इसलिए मैं 112 की संख्या लेकर चल रहा हूँ। तो 112 ज़िलों में 49 मानक तय किए गए डेवलपमेंट के कि इन मुद्दों पर, इन क्षेत्रों में यहाँ काम होना चाहिए, डेवलपमेंट दिखना चाहिए। उसमें न्यूट्रिशन भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, स्किल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, उसके अलावा एग्री बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, लोगों को स्वरोजगार देने की योजनाएं हैं। इस तरह की तमाम योजनाएं जिनसे लोगों का जीवन स्तर सुधरे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, उनका सामाजिक जीवन पहले से बेहतर हो। अब इन पर काम शुरू हुआ। नीति आयोग को ये जिम्मा दिया गया था इन ज़िलों के चयन का और इसकी मॉनिटरिंग का भी। तो समय समय पर लगभग क्वार्टरली, ये रियल टाइम बेसिस पर इसका असेसमेंट होता रहता है कि किस ज़िले में कौन सी योजना शुरू हुई, कितने दिन में पूरी हुई, कितने दिन में पूरी होनी थी, कौन कौन, किस ज़िले की ज़रूरत क्या है, किस ज़िले में, किस क्षेत्र में ज़्यादा काम होना चाहिए, ये सब भी देखा गया। तो उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग होती रही है। और अभी पिछले दिनों जून में एक रैंकिंग आई थी यूएनडीपी की, जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, वो भी मॉनिटरिंग करती है इसकी। और उस संस्था ने इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की है और उसने अपने हिसाब से जो रैंकिंग की जून में, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के 3 ज़िले टॉप 10 में थे। अभी नीति आयोग की रैंकिंग आई है जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले टॉप 10 में हैं और इन ज़िलों में दूसरे नंबर पर जो है वो फतेहपुर है। फतेहपुर के बाद सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती और चंदौली जिला है। पहले नंबर पर उड़ीसा का गजपति जिला है। और इन 112 ज़िलों में 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े ज़िलों में चयनित हुए। उन 8 में से 7 टॉप 10 में हैं। इससे पता चलता है कि सरकार, कौन सी सरकार कहाँ कैसा काम कर रही है, किस सरकार को पिछड़ेपन की चिंता है, कौन सी सरकार है जो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कदम उठा रही है। केंद्र मदद कर रहा है तो राज्य सरकार का भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो तो वो तेज़ी से विकास हो सकता है। और इन 112 ज़िलों में देश की 21% आबादी रहती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी आबादी है। इन ज़िलों में जो भी जिलाधिकारी हैं उनको विशेष दायित्व सौंपा गया है स्कीम की मॉनिटरिंग की। उनको विशेष जिम्मेदारी भी दी गई है, विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। लेकिन एक और ज़िले का नाम आया है इसमें, और उस ज़िले का नाम है वायनाड, केरल का। पूरे केरल प्रदेश से एक ही ज़िला है, वायनाड। और आपको मालूम है वो किस स्थान पर है? नीचे से चौथे स्थान पर है। वहाँ से कौन सांसद है? कांग्रेस के सर्वा पद नहीं है, कोई अधिकार सब है जिनके पास, राहुल गांधी। तो वायनाड का चयन उन्होंने क्यों किया? उस समय 2019 में जब वो, उनको लगा कि अमेठी में हार सकते हैं, हार दिखाई देने लगी उनको,
तो उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ने का फैसला किया, वायनाड का भी चुनाव किया। वायनाड जो है छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है और मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो उस समय कांग्रेस अब मुसलमानों पर, मुस्लिम मतदाताओं पर अपना दांव लगा रही थी, तो ये माना गया कि उसी के तहत, और ये पता था कि वहाँ से जो है जीत जाएंगे आसानी से, इसलिए वहाँ गए। लेकिन अब ये रैंकिंग देखने के बाद समझ में आता है कि एक और कारण था, और वो कारण था कि मुस्लिम बहुल होने के साथ साथ वहाँ का पिछड़ापन। आप देखिए अमेठी और रायबरेली, ये 2 लोकसभा क्षेत्र हैं जो पिछले कई दशकों से गांधी परिवार को लोकसभा में भेजते रहे हैं, लेकिन वहाँ विकास की स्थिति, वहाँ डेवलपमेंट की जो स्थिति है, उससे आपको पता चलेगा। और एक उदाहरण देता हूँ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से लोकसभा में जाते थे। फूलपुर की आज भी दशा देख लीजिए, वहाँ का पिछड़ापन आज भी देख लीजिए। अब कहने को जो है लोग कहते हैं कि भाई ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जो है उनके लिए अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी या अपना ही निर्वाचन क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है कि आप किसी और निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में अपने इलाके को बहुत ज़्यादा तरजीह न दें, तो एक बार समझ में आती है, लेकिन उसकी उपेक्षा करें, ये अच्छी बात कैसे हो सकती है? होना तो ये चाहिए कि जो प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो आदर्श निर्वाचन क्षेत्र की तरह दिखाई दे, बाकी सांसदों को उससे प्रेरणा मिले कि अपने लोकसभा क्षेत्र को किस तरह से उसका विकास करें, किस तरह की विकास योजनाएं चलाएं, किस तरह से लोगों का जीवन स्तर बदले। लोगों को लगे कि प्रधानमंत्री को हम यहाँ से भेजते हैं चुनकर, तो उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। फ़ायदा कोई आर्थिक लाभ की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन स्तर में सुधार की, मूलभूत सुविधाओं में सुधार की। तो ये इससे समझ में आता है कि एक आज़ादी के बाद से एक मानसिक स्थिति थी, ये एक सोच थी कि लोगों को पिछड़ा रखो, लोगों को अशिक्षित रखो, लोगों को गरीब रखो। गरीब रखने से क्या होता है, उनको थोड़ा सा भी दीजिए तो खुश हो जाते हैं। तो उनको अपने पैर पर मत खड़ा होने दो, उनको अपने ऊपर निर्भर रखो कि हम कुछ देंगे तब तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आएगा। तो इसलिए जो है गरीबी हटाओ का नारा तो लगता रहा, लेकिन गरीबी हटी नहीं, क्योंकि गरीबों के गरीब रहने और अशिक्षित रहने, पिछड़ा रहने, इसी में राजनीतिक फायदा था। तो ये अब देखिए उस राजनीति को बहुत से लोगों ने पकड़ा, उसी राजनीति को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने पकड़ा। उन्होंने कहा विकास से कोई चुनाव नहीं जीता जाता। उन्होंने कहा सड़क बनवा देंगे तो सड़क पर जो है सवर्णों की गाड़ी चलेगी और हमारे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चे कुछ ले जाएंगे। ये तर्क था सड़क न बनवाने का। यही तर्क दिया मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने, 10 साल मुख्यमंत्री रहे और हारे किस बात पर, किस मुद्दे पर? बिजली, सड़क, पानी, मूलभूत सुविधाएं जो हैं ये उन्होंने देने की ज़रूरत नहीं समझी, इसके लिए किया नहीं। बात इतनी ही नहीं है, उनका मानना था कि इससे वोट नहीं मिलता है। वो उदाहरण देते थे लालू प्रसाद यादव का कि देखिए विकास का कोई काम नहीं करते, चुनाव जीत रहे हैं। और उनको एक बार मौका मिला, 2 बार मौका मिला, उसके बाद मिस्टर बंटाधार के रूप में बाहर हो गए। आज भी उनका मध्य प्रदेश की राजनीति में वो जो हैसियत 10 साल के मुख्यमंत्री वाली थी उसकी आधी भी कभी नहीं रही, आगे भी रहेगी इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। तो बात यह है कि आप देखिए योगी सरकार के डेवलपमेंट पर जो सवाल उठाए जाते हैं, सवाल उठाने भी चाहिए। अगर कहीं कमी है, गलती है, कोई योजना में भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, तो ये सब सवाल उठाए जाने चाहिए। लेकिन 7 जिलों का, 8 में से 7 जिलों का पहले 10 रैंक में आना, ये इस बात का परिचायक है कि शासन जो है उत्तर प्रदेश का इन जिलों के विकास पर कितना ध्यान दे रहा है। देखिए ये सब चीज़ें, ये काम होते हैं पॉलिटिकल विल से। जब तक टॉप लेवल पर पॉलिटिकल विल नहीं होती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती है उसे लागू करने की, तब तक नहीं होता है। जब लोगों को लगता है, ख़ास तौर से मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, उसको लगता है कि टॉप लीडरशिप का इंटरेस्ट है, इसकी मॉनिटरिंग होगी, जवाबदेही तय होगी, तो काम होने लगता है।
तो इसलिए इन 112 जिलों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर जो सुधर रहा है, ये मॉनिटरिंग होती है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की, कि 3 महीने पहले क्या स्थिति थी, अब 3 महीने में क्या है। हालांकि मॉनिटरिंग हर महीने होती है, रोज़ की होती है, लेकिन वो रिपोर्ट जो है रैंकिंग जारी होती है 3-3 महीने पर। तो इससे आपको पता लगता है कि कौन सा राज्य अपने सबसे पिछड़े जिलों के विकास में सबसे ज़्यादा रुचि ले रहा है और क्या किस तरह से वहाँ काम हो रहा है। तो इस कार्यक्रम का मकसद केवल इतना नहीं था ये बताना कि किन ज़िलों में क्या हो रहा है, कौन सा किस रैंक में आया, कहाँ ज़्यादा काम हो रहा है, कहाँ कम काम हो रहा है। इसका जो मूल संदेश है, जो वास्तविक संदेश है, वो ये कि ये जो धारणा बनाई गई है, ये जो परसेप्शन बनाया गया है कि विकास के काम से वोट नहीं मिलता, वो बिल्कुल मिथ्या धारणा है। इसको इस सरकार ने, केंद्र और राज्य में दोनों ने इस अवधारणा को तोड़ा है कि आप विकास का काम कीजिए, आपको वोट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, अगर लोगों का जीवन पहले से बेहतर होगा, उनको मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, उनको रोज़गार के अवसर मिलेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो वोट क्यों नहीं देंगे आपको? और अब मतदाता बहुत महत्वाकांक्षी हो गया है। वो बहुत थोड़ी सी चीज़ों से संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको जितना मिलता है उससे ज़्यादा की आकांक्षा होती है, और ये डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए। आखिर सरकार किस लिए लोग चुनते हैं? इसीलिए चुनकर जिम्मा देते हैं कि आप सरकार चलाइए, हमारा जीवन स्तर सुधारिए। हम आपको टैक्स देते हैं, नियम कानून का पालन करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। तो ये जो राजनीतिक सोच, ये जो राजनीतिक विचार था कि विकास से वोट नहीं मिलता, विकास से राजनीति नहीं चल सकती, ये अवधारणा पिछले 7 सालों में जितनी तेज़ी से टूटी है, इससे पहले नहीं हुआ था। इससे पहले कई बार ये बताने की कोशिश हुई, जैसे चंद्रबाबू नायडू जब आंध्र प्रदेश में हार गए, एस.एम. कृष्णा जब कर्नाटक में हार गए, तो ये कहा गया कि भाई डेवलपमेंट से तो कुछ नहीं होता है। डेवलपमेंट से देखिए, ये इतना डेवलपमेंट किया इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने, चुनाव हार गए। लेकिन आप दूसरे कारणों पर ध्यान नहीं देते कि लोगों के जीवन स्तर में क्या सुधार हुआ, क्या एक। दूसरा, भ्रष्टाचार कितना हुआ, लोगों का जीवन सुधरने की बजाय बिगड़ा क्या। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ सड़क, हवाई अड्डा बनाना ही नहीं है, ये भी डेवलपमेंट के बड़े मानक हैं। लेकिन असल में जो बात आती है कि आपको सत्ता में लाने से पहले हमारे जीवन का स्तर जो था, हमारी जो स्थिति थी आर्थिक सामाजिक, उसमें कोई बदलाव आया है कि नहीं। अगर बदलाव आया है तो वोट मिलेगा, नहीं आया है तो फिर हम विकल्प तलाशेंगे। और डेमोक्रेसी में ये बड़ी स्वस्थ बात है, इसी तरह से होना भी चाहिए कि आप काम करेंगे तो वोट पाएंगे, काम नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। ये जो योजना है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, ये विकास के पैमाने पर, विकास की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। अभी करीब 3.5 साल हुए हैं इस योजना को शुरू हुए, अगले कुछ सालों में और परिवर्तन दिखाई देगा। तब लोगों को, मुझे लगता है, और ज़्यादा समझ में आएगा कि विकास जो है चुनाव जिताता भी है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।